उस रात आग ने मेरा सब कुछ खत्म कर दिया। धुआं मेरा दम घोट रहा था और मैं डेलिमार के लिए चिल्ला रही। मैं उसकी क्रिब तक पहुंचने के लिए आग की लपटों से होते हुए गुजर रही थी। मैं अपनी बेटी को बचाना चाहती थी। मेरी बच्ची अंदर थी, मुझे उससे बचाना ही था। लेकिन जब फायरमैन ने मुझे वापस खींचा तब मैं समझ गई थी कि सब कुछ खत्म हो गया है। बाद में उन्होंने मुझे बताया कि घर में उन्हें किसी बच्चे के होने का सुराग नहीं मिला सिवाय राख और खंडर के। उन्होंने कहा कि आग ने सब कुछ खा लिया, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ठीक नहीं है। लोगों ने इसे मेरा दुख कहा। उन्होंने कहा कि मुझे सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन एक माँ जानती है, जब मैं खाली कब्र पर खड़ी थी तब भी मैं उसकी धड़कन बाहर महसूस कर सकती थी, बेहोश लेकिन जीवित। 6 साल तक मैं उस दर्द को चुपचाप सहती रही। रात रात भर मैं अपने सपनों में उसकी चीखें सुनकर हांफते हुए जाग जाती। लोग मुझसे कहते कि मैं पागल हो गई हूँ और मैं अपनी जिंदगी को समेट नहीं पा रही, लेकिन उन्होंने मेरे दिल में चल रही फुसफुसाहट को नहीं सुना। फिर पार्टी आ गई। मैं जाना नहीं चाहती थी। भीड़ में मुझे घुटन महसूस होती थी, लेकिन मेरी कजन ने मुझे आने के लिए जोर डाला। ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, उसने कहा। घर गानों की गूंज से, हंसी ठहाकों से झूम रहा था। बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे। मैं कोने में खड़ी रही और ना देखने की कोशिश करती रही। और फिर जब मैंने उसे देखा तो वो गुब्बारे के पास खड़ी हुई थी। जब वो कदम आगे बढ़ाती तो उसके बालों के कर्ल्स हिलने लगते। वो हंसती, उसकी खिलकारी इतनी जारी पहचानी थी कि मेरी सांसें रुक गई। वो डिम्पल्स, उसके डिम्पल्स। नहीं, मैंने टेबल का सहारा लेते हुए खुद से कहा। मेरा हाथ कांपने लगा। मुझे अपने दिल की धड़कन सुनाई देने लगी। ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी ड्रिंक को ठीक करने के बहाने से उसके और पास चलने लगी, लेकिन मेरी आंखों ने कभी उसे नजर नहीं हटाई। वो झुकाव साफ तौर पर उसका था। मेरे दिमाग चिल्लाने लगा, ये नहीं, ये वही है, ये वही है। लेकिन कैसे? मैं बस यूं ही उसे गले नहीं लगा सकती थी। लोगों को लगता कि मैं पागल हो गई हूँ। वो एक औरत के साथ थी, कैरोलिन कॉरिया। उस नाम को सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कैरोलिन एक बार मेरे घर पर आग लगने से पहले आई थी। वो इस लड़की को अपनी बेटी आलिया बता रही थी। जैसे ही मैंने ये सुना, मेरे कानों को जैसे यकीन नहीं हो रहा था। मुझे खुद से पक्का होने की जरूरत थी। मैं धीरे धीरे उनके करीब जाने लगी, जबरदस्ती मुस्कुराई। हाय स्वीटहार्ट, मैंने उस बच्ची की तरफ झुककर कहा। उसने अपनी बड़ी बड़ी मासूम और जिज्ञासा से भरी आंखों से मेरी तरफ देखा। जब मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो मेरे हाथ कांपने लगे। तुम्हारी वो ढीली हो गई है, मैंने उससे कहा और ठीक करने की कोशिश की। एक क्विक मोशन में मैंने उसके कुछ बाल खींचे और उन्हें अपनी जेब में रख लिया। मैं लड़खड़ाते पैरों के साथ वहां से निकल गई। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। डीएनए के नतीजों का इंतजार करना सबसे मुश्किल काम था। मैंने बहुत ही मुश्किल से खाना खाया और बहुत ही मुश्किल से सो पाई। अगर मैं गलत हुई तो? लेकिन जब फोन आया तो डिटेक्टिव की आवाज ने मेरे शक को चकनाचूर कर दिया। डीएनए मैच हो गया है, वो तुम्हारी बेटी है, मेरे घुटनों ने जवाब दे दिया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। डेलिमार जिंदा थी, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई भयानक थी, जिसके लिए मैं तैयार नहीं थी। उस रात कैरोलिन ने उसे चुरा लिया था। उसने डेलिमार को उसकी क्रिब से उठाया और अपने पैरों के निशान मिटाने के लिए घर में आग लगा दी और 6 साल तक उसे अपनी बेटी बताते हुए पाला। मैं कोर्ट में कैरोलिन के सामने बैठी थी। मेरे हाथ गुस्से से कांप रहे थे। उससे अपनी हरकत पर कोई पछतावा नहीं था। उसकी आवाज ठंडी पड़ चुकी थी, जैसे वो अपने इस काम से संतुष्ट थी, अपनी हार मान चुकी थी। पेड्रो, मेरे एक्स ने अपने हाथों से डेलिमार उसे दे दी थी। मेरे दिल एक पल के लिए रुक गया। पेड्रो, वो आदमी जिसने मुझे उस वक्त संभाला था, वो डैड जिसने मेरे साथ शोक मनाया था, क्या वो मुझे धोखा दे सकता है? पुलिस को पेड्रो पर लगे आरोपों का कोई सबूत नहीं मिला और इसी वजह से पेड्रो को कोई सजा नहीं हुई। लेकिन उसके शब्द मेरे जहन में बस गए और उन्होंने मेरे अंदर पेड्रो के खिलाफ जहर भर दिया। जिस दिन मैं डेलिमार से एक बार फिर हमेशा हमेशा के लिए मिली, वो दिन मेरे लिए सबसे खुशी दिन होना चाहिए था। लेकिन उसने मुझे नहीं पहचाना। वो कैरोलिन से चिपक गई और उस औरत के लिए रोने लगी जो उसे मुझसे चुरा के ले गई थी। मैं उसके लिए गाना गाती और उसे उस वक्त की बातें बताती। धीरे धीरे उसने मेरी बात पर यकीन करना शुरू किया। उसका नन्हा हाथ मेरी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन हम दोनों के जख्म बहुत गहरे थे। आज भी इतने सालों के बाद मेरी रात में नींद खुल जाती है। मैं पसीने से भीगी हुई होती हूँ। मुझे आग की लपटें, कैरोलिन की आवाज और उस पार्टी की खोखली किलकारियां सुनाई देती हैं जहां मुझे अपनी बेटी मिली थी। ये सिर्फ नुकसान की कहानी नहीं है, ये अस्तित्व की कहानी है, आग और झूठ की, एक माँ के प्यार का जो कभी नहीं मरता। उन्होंने मुझे बताया कि मेरी बेटी मर चुकी है, लेकिन मैं हमेशा से जानती थी, एक माँ को हमेशा पता होता है। लुजाइना क्वेवास को यह बताया गया था कि उनकी बेटी आग में जलकर मर चुकी है। 6 साल बाद एक पार्टी में वो एक बच्ची से मिली जिसके टेम्पल ठीक उनकी बेटी जैसे थे और शक के घेरे में आकर उस बच्ची के बाल ले लेती है। डीएनए टेस्ट में कंफर्म होता है कि उसकी बेटी है डेलिमार।
अपहरण करने वाली औरत कैरोलिन कोरिया, जो डेलिमार के डैड पेड्रो वेरा की कजन थी, उसने बच्ची को अगवा किया और अपने निशान छुपाने के लिए घर में आग लगा दी। उसके बाद कोरिया ने मेरी बेटी को अपनी बेटी बताकर उसका पालन किया और उसका नाम बदलकर आलिया हर्नांडिस रख दिया। एक और चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब कोरिया ने दावा किया कि पेड्रो ने उसे बच्ची दी थी। ये एक ऐसा आरोप था जिसे पेड्रो ने कभी स्वीकार नहीं किया। मैं बाहर खेल रही थी जब उसने मुझे देखकर हाथ हिलाया। ए एमिली, क्या तुम एक मजेदार चीज देखना चाहती हो? मैं हिचकिचाई नहीं, मैंने उसे पहले भी बाहर देखा था। हमेशा अपने आप में रहना। मेरे 7 साल का पड़ोसी नथानियल। इसलिए मैं अपने घर के आंगन टाप कर उसके घर के आंगन में चली गई। वो अपने घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ था और मुस्कुरा रहा था। उसने अपने हाथ को खरोच खरोच कर उसका जख्म बना दिया था और उससे खून निकल रहा था। हाँ, बच्चे कभी कभी अजीब बर्ताव कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त मैं सिर्फ 5 साल की थी और मुझे ज्यादा समझ नहीं थी। मुझे अपने जन्मदिन पर वीजा बोर्ड मिला है, उसने शांत, बहुत ही शांत आवाज में मुझसे कहा। वो हमें हमारा फ्यूचर बताता है, क्या तुम ट्राई करोगी? मैं नहीं जानती थी कि वीजा बोर्ड क्या है, लेकिन फ्यूचर देखने का आइडिया बहुत दिलचस्प था। वो मुझे बेसमेंट में लेकर गया। हमारे वजन से सीढ़ियों में आवाज हो रही थी। हर एक कदम आगे बढ़ाने पर हवा और ठंडी होती जा रही थी। मेरे छोटे कदमों को भारीपन महसूस हो रहा था, जैसे वो घर मुझे चाहता ही ना हो। जब हम बेसमेंट में पहुंचे, उसने लाइट जलाई। उसकी रोशनी इतनी कम थी कि कमरे में कोई असर महसूस नहीं हुआ। मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं घर जाना चाहती थी। थोड़ा इंतजार करो, उसने मुझे उस अंधेरे कमरे में अंदर ले जाते हुए कहा। ये बहुत मजेदार होगा। लेकिन ये मजेदार नहीं था, ये बिल्कुल भी मजेदार नहीं था। जैसे मैं पीछे मुड़ी, मुझे अपने गले पर उसके हाथ महसूस हुए। ठंडी उंगलियों ने मेरे गले को पकड़ रखा था और मैं सांस नहीं ले पा रही थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मुझे घबराहट महसूस हुई। मैं अपने हाथ पांव चलाने लगी और उसके हाथ अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो मुझसे कई ज्यादा ताकतवर था। उसने मेरे कानों में कहा, मैं तुम्हें गायब कर दूंगा। उसकी उंगलियों के नाखून मेरी स्किन में गड़ने लगे और उसने अपनी ग्रिप और कस दी। उसकी पापड़ी पर लगा हुआ खून मुझे अपनी स्किन पर चिपचिपा महसूस होने लगा। उसने मेरे पूरे शरीर पर अपना हाथ फेरना शुरू कर दिया और मेरे कपड़ों को खींचने लगा और मेरी बाहों पर अपने नाखून से खरोंचे लगाने लगा। मेरे चारों ओर छाया अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। मेरी दुनिया घूम रही थी, मेरा सर चकरा रहा था और मैं उस हवा के लिए हाँफ रही थी जो वहां थी ही नहीं। और फिर जैसे ही मुझे बेहोशी का एहसास होने लगा, मैंने कुछ सुना। एक नरम आवाज, एक औरत के धीरे से चिल्लाने की आवाज। नेथन, रुको, तुम उसे नुकसान पहुंचा रहे हो। वो नथानियल की मॉम की आवाज थी। वो जल्दी से दरवाजे से भाग कर आई। उनके चेहरे पर डर का एहसास था। उन्होंने ताकत लगाकर मुझे नेथन के हाथों से छुड़ाया। मेरे गले पर पड़ रहा दबाव हट गया, लेकिन मेरा शरीर अभी भी कांप रहा था। मेरी छाती सांस लेने के लिए बेताब हो रही थी। मुझे मुश्किल से ही कुछ दिखाई दे रहा था। मुश्किल से कुछ समझ में आ रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ था। मैं उनके घर से भागी। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मैं किस चीज से भाग रही हूँ। नथानियल सिर्फ एक अजीब बच्चा नहीं था, वो बड़े होने के साथ साथ एक बहुत ही भयानक इंसान बन रहा था। मैंने कभी इस बारे में किसी को नहीं बताया, न अपने पेरेंट्स को, न पुलिस को। मैं नहीं बता पाई। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है, उसने मेरे साथ क्या किया है। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, वो यादें वापस आने लगी और चुभने लगी और गहरी लगने लगी। वक्त बीतता गया और मैं अपने टीन्स में आ गई, जब एक दिन मैं अपनी मॉम से किसी को फोन पे बात करते हुए सुनती हूँ, नथानियल पार्चोना। ये मुझे किसी थप्पड़ की तरह महसूस हुआ। उसे अपहरण करने और बदतर चीजों के लिए गिरफ्तार किया गया है, उन्होंने कहा। उन्हें वहां से शरीर के अंग मिले हैं। उसके फ्रीजर से मेरे पेट में मरोड़ उठने लगे। मुझे वो रात आज भी याद है। उसकी ठंडी उंगलियां, काला बेसमेंट, खतरनाक मुस्कान, वो सब सामने दिखाई देने लगे। लेकिन ये सबसे बुरा हिस्सा नहीं था। जैसे जैसे मैंने और ज्यादा खोज की, मुझे और भी भयानक चीजों का पता चला। वो अपने स्टोर पर मीट बेचता था, डियर बर्गर, हिरण के मांस की स्पेगेटी, मीट पाइस। लेकिन पड़ोस में किसी को यह नहीं पता था कि यह मीट कहां से आता था। उन्हें लगता था कि वो जिन जानवरों का शिकार करता था, ये उन्हीं का मीट है, लेकिन वो गलत है। उन्हें यह नहीं पता था कि नथानियल पार्चोना इस स्टोर की मदद से उन बच्चों के शरीर से छुटकारा पाता था जिन्हें वो जान से मार देता था। वो उनके टुकड़े करता जब वो जिंदा होते थे और फिर उनके मांस को हिरण का मांस कहकर बेचता। उनके शरीर के अंग काटता और खून बहने देता और फिर इन खास मील्स की तैयारी करता। कुछ पड़ोसियों ने अजीब स्वाद की शिकायत भी की, लेकिन वो इस बात को हंसकर टाल देते और कहते कि ये जंगली जानवर है। पुलिस को उसके फ्रीजर में बचे हुए शरीर के हिस्से मिले। एक बच्चे का सर, एक छोटे बच्चे का, जिसे उसने एक जार में रखा हुआ था। उसके हाथ को चीरकर सिंक में फेंका हुआ था। और इससे भी डरावनी बात, नथानियल के पास तस्वीरों का संग्रह था। उन बच्चों की तस्वीरें जो उसने उन्हें मारने से पहले ली थी, जो उसके बेसमेंट में लटकी हुई थी, जिसे वो ट्रॉफी वॉल कहता था। मैं सांस नहीं ले पा रही थी। मैं उन बच्चों के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही थी। मैं कितने करीब थी, उन जैसों में शामिल होने के कितने करीब। मैं उसे खाना बनाते हुए सोचने लगी, उन बच्चों के शरीर के अंग को इस्तेमाल करते हुए
मेरे पेट में मरोड़ उठने लगे और फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं उसकी अगली शिकार हो सकती थी। जैसा मैंने सोचा था, सच्चाई उससे कई ज्यादा भयानक थी। नथानियल बारजोना ने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी, लेकिन मैं जिंदा रहने में सफल रही। पेरेंट्स को छोटी उम्र से ही अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। FBI सीरियल किलर की प्रोफाइल के अनुसार 70% सीरियल किलर कम उम्र से ही इस तरह के चिन्ह देने शुरू कर देते हैं, जिससे उनके तंग मानसिक संतुलन का पता लगाया जा सकता है। आज तक भी जब मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ, मुझे उसका चेहरा दिखाई देता है। वो ठंडी आंखें, टेढ़ी मुस्कान, और मुझे अंधेरे में उसकी आवाज सुनाई देती है, अगली तुम हो। नथानियल बारजोना एक दोषी अमेरिकन चाइल्ड प्रेडेटर और कैनिबल था। वो 1996 में एक 10 साल के बच्चे के लापता होने से जुड़ा हुआ था। हालांकि इन चार्जेस को कम सुराख होने की वजह से खारिज कर दिया गया था। बारजोना का मुश्किल सजाओं से बचने का एक लंबा इतिहास रहा है, अक्सर कानूनी खामियों या साइकेट्रिक एवेल्युएशन की वजह से। बारजोना के घर में पुलिस को बच्चों के अंग का इस्तेमाल करने वाली कई रेसिपीज भी मिली, जिसके टाइटल थे लिटिल बॉय पॉट पाई, फ्रेंच फ्राइड किड, और उसके फ्रेजेस कुछ ऐसे थे, दोपहर का खाना भुने हुए बच्चे के अंग से किया जाता है, और बारबेक्यू बी सम यंग गाय। डिकोड की गई पत्रिकाओं में बारजोना ने पड़ोसियों को इस खाने को परोसने के बारे में लिखा है। ग्रेट फॉल्स में बने बारजोना के पिछले घर की छानबीन के दौरान पुलिस ने गैरेज के कुछ हिस्सों को खोदा और उस मिट्टी के अंदर उन्हें इंसान की हड्डियों के 21 टुकड़े मिले। हालांकि आखिर में यह बताया गया हड्डियां एक अनजान अफ्रीकन अमेरिकन बच्चे की थी, एक लड़के की जिसकी उम्र 8 से 13 साल रही होगी। बाद में उसे पैरोल की संभावना के बिना 130 साल की उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वो बहुत सालों तक उस जेल में सड़ता रहा, लेकिन शारीरिक बीमारियों के कारण उसकी मौत हो गई। साउथ कैरोलिना की सबसे मशहूर लॉ फर्म मर्डॉ एंड सन्स पे इंटर्नशिप मिलना मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था। एलेक्स मर्डॉ, जो इस जगह का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था, उनके पास बहुत से गुण थे, जैसे उनका आपकी आंखों में आंखें मिलाकर देखना, उनकी मुस्कान जिसमें आत्मविश्वास झलकता था, जो आपको उस कमरे में खास इंसान महसूस करवाते थे। दुनिया के लिए एलेक्स एक समुदाय की नींव की तरह थे। मेरे लिए वो एक गुरु थे, एक लेजेंड। 7 जून 2021 की शुरुआत साउथ कैरोलिना में किसी भी आम उमस भरी शाम की तरह थी। हवा में भारीपन था, सिकाडेस गुनगुना रहे थे और मुडा एस्टेट की खिड़कियों से मैग्नोलिया फूलों की हल्की खुशबू आ रही थी। उस शाम एलेक्स अचानक ही ऑफिस से जल्दी चले गए। सारा दिन से उनका ध्यान भटका लग रहा था, वो यूं ही चक्कर काट रहे थे। उनके माथे पर शिकन था। उन्होंने उस शाम गायब होने से पहले परिवार की इज्जत इन शब्दों का इस्तेमाल किया। घंटों बाद शांत रात में खबर बिजली की तरह फैल गई। मैगी और पॉल मर्डॉ, उनका सबसे छोटा बेटा और बीवी, मर चुके थे। उनकी हत्या कर दी गई थी। डिटेल्स भयानक थी, ऐसी जिन्हें सुनकर आप डर जाएं। पॉल को बहुत ही करीब से 2 बार गोली मारी गई थी। उसकी छाती टुकड़े टुकड़े हो गई थी और उसका चेहरा, हे भगवान, उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे पर विस्फोट हुआ था, जिस वजह से वो फट गया था और उसे पहचानना मुश्किल था। मैगी की लाश कुछ मीटर दूर उनके डॉग हाउस के पास फैली हुई पाई गई। उन्हें राइफल से कई बार गोली मारी गई थी। जब उसने भागने की कोशिश की तो गोलियों से उसकी पीठ फट गई। उनके शरीर के नीचे खून जमा हो गया था, जो उनके घर के गार्डन में गई हुई बड़ी लाइट के नीचे चमक रहा था। अगली सुबह जब एलेक्स ऑफिस आए तो वो दुख से चूर आदमी लग रहे थे। उनका सूट ढीले ढंग से फ्रेम पर लटका हुआ था और उनके बाल बिखरे हुए थे। उनके हाथ में अपने परिवार की तस्वीर थी। उनके हाथ कांप रहे थे और आंख से आंसू बह रहे थे। वो चले गए, उन्होंने फुसफुसाकर कहा। उनकी आवाज कच्ची और टूटी हुई थी। उन पर दया न आना असंभव था। कोई इतना शक्तिशाली, इतना सम्मानित इंसान इतना नुकसान कैसे सह सकता था? लेकिन जैसे ही मैंने उन्हें देखा, मुझे कुछ महसूस हुआ। उनकी सिसकियां बहुत नापी तोली लग रही थी। उनकी नजरें कमरे के चारों ओर घूम रही थी, जैसे वो हम सब के रिएक्शन पर नजर रख रहे हों। इसके बाद के दिन धीरे धीरे अंधकार में बदल गए। ऑफिस में चारों ओर कानाफूसी शुरू हो गई। हत्या की रात एलेक्स के ठिकाने के बारे में सवाल, आर्थिक तंगी की अफवाहें। एक शाम देर तक जब मैं केस फाइल संभाल रही थी तो मेरी नजर पुराने कागजों के ढेर में पड़े एक लेजर पर पड़ी। जैसे ही मैंने पन्ने पलटे, मेरा पेट फूल गया। नंबर्स झूठ नहीं बोलते। एलेक्स पैसों में घपला कर रहा था, करोड़ों का। जैसे ही मैंने ये सब एक साथ जोड़ा, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। कस्टमर्स का हिसाब किताब हवा में उड़ गया था, उन खतों में खो गया था जो कहीं मेल नहीं खा रहे थे। फिर वो रात आई जब मैंने उसे फोन पर सुना। मैं देर तक काम कर रही थी जब उसकी तेज और धीमी आवाज ऑफिस की पतली दीवारों से छन कर आई।
सब कुछ बिखर रहा है, उसने हल्की आवाज में कहा। हमें जल्द कुछ करना होगा, वो इसकी तह तक जा रहे हैं। उसकी आवाज ठंडी पड़ गई थी। अब उसमें वो जोश नहीं था जिससे वो सभी को प्रभावित कर लेता था। तब जाकर मुझे पता चला कि एलेक्स मर्डॉ एक दुखी पति या पिता नहीं है, वो कुछ छुपा रहे हैं, कुछ बहुत भयानक। 2023 की शुरुआत में जब मुकदमा शुरू हुआ तो दुनिया ने एलेक्स मर्डॉ का असली चेहरा देखा। प्रोसिक्यूशन ने उसकी बहुत ही संभाल कर बनाई गई झूठी छवि का पर्दाफाश किया, जिससे वो एक कर्ज में डूबे हुए व्यक्ति की तरह सामने आया जो अपने गुनाह छुपाने के लिए बेताब था। और सबसे खतरनाक बात, अपने साम्राज्य को बचाने के लिए उसने अपने ही पत्नी और बेटे की हत्या कर दी थी। कोर्टरूम सबूतों और भावनाओं का युद्ध क्षेत्र था। बैलिस्टिक्स रिपोर्ट से पता चला कि हत्याओं में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार मर्डॉ परिवार के ही थे। फोन रिकॉर्ड में हत्या से कुछ मिनट पहले पॉल द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो में एलेक्स की आवाज दिखाई गई, लेकिन एलेक्स का यह कहना है कि उस रात वो अपने घर पर था ही नहीं। प्रोसिक्यूशन ने जो कहानी सामने रखी वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। उस रात पॉल ने एलेक्स से गायब हुए पैसों की बात की। बहस काफी बढ़ गई और गुस्से में एलेक्स ने अपने हाथ में एक बंदूक पकड़ ली। पहली गोली पॉल की छाती को चीरती हुई पीछे को जा गिरी, दूसरी ने उसके सर को उड़ा दिया। खून के धब्बे उनके डॉग हाउस पर फैल गए। उसे इतनी बेरहमी से मारा गया था कि उसका शरीर देखने लायक नहीं बचा था। गोलियों की आवाज सुनकर मैगी घबराते हुए बाहर आई। गीली घास पर उसके पैर फिसलने लगे और ये उसकी मौत का कारण बन गए। उसके पास चिल्लाने का समय भी नहीं था कि इतने में राइफल तान दी गई। पहली गोली उसकी पीठ को चीरती हुई निकल गई। वो लड़खड़ाती, हांफती, रेंगने की कोशिश करने लगी, लेकिन अगली गोली ने उसे हमेशा के लिए चुप कर दिया। मैं गैलरी में हैरान बैठी रही क्योंकि स्क्रीन पर अपराध की तस्वीरें दिखाई जा रही थी। लाशें, खून से भरी घास, बिखरी हुई गोलियां। ऐसा लग रहा था जैसे आप किसी बुरे सपने को देख रहे हो। जब एलेक्स ने गवाही दी तो वो रोने लगा। उसकी आवाज कांप रही थी क्योंकि वो अपनी गवाही का दावा कर रहा था। मैं अपने परिवार से प्यार करता था, उसने कहा। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके आंसू खोखले लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसने इस बयां की प्रैक्टिस की हुई थी। मर्डॉ मर्डर केस का मामला साउथ कैरोलिना के जाने माने वकील एलेक्स मर्डॉ के इर्द गिर्द घूमता है, जिस पर जून 2021 में परिवार की जायदाद के पीछे अपनी पत्नी मैगी और बेटे पॉल की हत्या करने की साजिश का आरोप लगाया गया है। पॉल पर 2019 में घातक बोट एक्सीडेंट के चार्जेस लगे थे। शुरुआत में इन आरोपों से इनकार करने के बाद एलेक्स पर 2022 में हत्या के आरोप लगाए गए। जब जांच शुरू हुई तो पैसों की हेरफेर, नशीली दवाओं की लत और धोखाधड़ी जैसे अपराधों का जाल सामने आया जो मर्डॉ से जुड़ी हुई थी। मार्च 2023 में उस पर बिना पैरोल के उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इस मामले ने साउथ कैरोलिना लीगल एलीट्स के बीच भ्रष्टाचार पर प्रकाश डाला।